370 क्यों हटना चाहिए? देखिए, हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें आरक्षण का प्रावधान है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, महिलाओं के लिए, वीकर सेक्शन के लिए। अब 370 होने के कारण ये जो आरक्षण का प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर में नहीं था। कि बेटा जो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने जो शादी की थी, सिंधिया जी की उनकी बेटी शादी की थी, उनको ये राइट नहीं था, ये मुद्दा तब उठा था। उनकी खुद की बेटी जम्मू कश्मीर के बाहर शादी की तो उनको उसके राइट से बेदखल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो एक वेनरेबल है, जो सबसे ज़्यादा शोषित है, वो है वहाँ का दलित समाज, जो कि अछूत, जो मुख्य स्ट्रीम से बाहर ज़्यादा छूत है, उनको कोई राइट्स नहीं था। जो शेड्यूल ट्राइब थे उनको कोई राइट्स नहीं था। तो 370 हटने से जो वहाँ का जो हेजेमनिक है, जिसको जो वर्चस्ववादी समाज है, उसको नुकसान हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो कि सामाजिक मुद्दों पे अपनी बेबाकी से राय रखते हैं और सोशलिस्ट भी हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे आर्टिकल 370 को लेकर। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, उस पर सुनवाई चल रही है, तो उसी को लेकर हम बात करें अनिल कुमार जी से। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना 370 को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है, उस पर सुनवाई चल रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं क्लाउड न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। देखिए, 370 का लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ सपोर्ट और विरोध कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो और क्यों विरोध कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा, सिर्फ सामाजिक न्याय के पर्सपेक्टिव से कि 370 क्यों हटना चाहिए। देखिए, हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें आरक्षण का प्रावधान है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, महिलाओं के लिए, वीकर सेक्शन के लिए। अब 370 होने के कारण ये जो आरक्षण का प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर में नहीं था। तो सारी सरकारी नौकरियां किन के पास जा रही थी, ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, दर्शक कमेंट करके खुद बताएंगे कि सरकारी नौकरियां किन के पास जा रही थी। आज की तारीख में पूरे देश में लगभग जो सरकारी ठेके हैं वहाँ भी आरक्षण है, वहाँ तो आरक्षण नहीं था, तो सरकारी ठेके किन के पास जा रहे थे। भारत का संविधान संपत्ति के मामले में महिला पुरुष या थर्ड जेंडर में भेदभाव नहीं करता है, लेकिन 370 लागू होने के कारण जो कश्मीर का अपना कुछ संविधान था उसके अनुसार अगर कोई लड़की कश्मीर के बाहर शादी करती है तो पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। ये तब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जब उसका कोई भाई हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पितृसत्तात्मक समाज में प्रॉपर्टी भाई के पास चला जाता है। आप कल्पना कीजिए कि एक इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी में तो माता पिता की संपत्ति उसी के पास जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसके बाद अगर कोई लड़की जम्मू कश्मीर के बाहर से वहाँ शादी करके जाए तब भी उसको, चूँकि होता क्या है कि अगर हस्बैंड के प्रॉपर्टी में उसको राइट मिलते हैं, अगर हस्बैंड मर जाए, मतलब देखिए मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, तो सारी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये नहीं था। और ये किसी और का मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, खुद फारूक अब्दुल्ला के बेटा जो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने जो शादी की थी, सिंधिया जी की उनकी बेटी शादी की थी, उनको ये राइट नहीं था, ये मुद्दा तब उठा था। उनकी खुद की बेटी जम्मू कश्मीर के बाहर शादी की तो उनको उसके राइट से बेदखल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो एक वेनरेबल है, जो सबसे ज़्यादा शोषित है, वो है वहाँ का दलित समाज, जो कि अछूत, जो मुख्य स्ट्रीम से बाहर ज़्यादा छूत है, उनको कोई राइट्स नहीं था। जो शेड्यूल ट्राइब थे उनको कोई राइट्स नहीं था। तो 370 हटने से जो वहाँ का जो हेजेमनिक है, जिसको जो वर्चस्ववादी समाज है, उसको नुकसान हुआ है। और जो लोग 370 का विरोध कर रहे हैं, मुख्य रूप से कांग्रेस, वामपंथी, ये उसी वर्चस्ववादी राजनीति को बचाए रखने के लिए कर रहे हैं। यही लोग अम्बेडकर का विरोध करते थे, यही लोग आरक्षण का विरोध करते थे, और यही लोग जम्मू कश्मीर में 370 का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, 370 का जो कांग्रेस वाम पर जो विरोध कर रहे हैं तो समर्थन कर रहे हैं, हाँ सो उसका 370 का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन साथ साथ बोल के कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ खास लोगों को वहाँ की ज़मीन ज़्यादा देने की, और वहाँ पे कुछ खास लोगों के बिजनेस सेट होंगे, लेकिन जो गरीब है उनके और जो वहाँ पे छोटे छोटे आड़ती हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। इस पर क्या? नहीं, देखिए ऐसा कहाँ हो रहा है। आप देखेंगे कि जो गरीब लोग तब आगे बढ़ेंगे ना। देखिए, सबसे पहले तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, ज़मीन उनके पास तो आज भी नहीं है। अब जिसके पास ज़मीन है तो छीनो वो कहाँ पे? ज़मीन तो आज भी नहीं है वहाँ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के पास। तो
एजुकेशन से आप वंचित कर रहे हो ना, एजुकेशन से वंचित कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से वंचित कर रहे हैं, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं, तो ऊपर उठने की जो एक जो संभावना है उसको तो आप ख़त्म कर रहे हैं। ये लॉजिक गलत दे रहे हैं। अगर गलत दे रहे हैं तो आप डेटा लाइए। पंचायत राज की बात करते हैं, पंचायत में वहाँ पे पूरे देश में पंचायतों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है, बिहार में 50% है, तो वहाँ तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, न महिलाओं को है न वंचित समाज को है। तो आप कल्पना कीजिए ना कि बिना पहले रिजर्वेशन के पहले जो बिहार, उत्तर प्रदेश खास करके, उसके बात करना चाहूँगा झारखंड की, वहाँ क्या स्थिति थी, वो स्थिति तो वहाँ पर आज भी है। तो अब आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय जैसी कोई राजनीतिक मुद्दा था ही नहीं 370 के रहने के कारण, जो कि आज वो हो गया है, आज लोग बात कर रहे हैं। तो 370 आपकी नज़रों में हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान भी कहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स को 370 वायलेट करता है। फंडामेंटल राइट्स वहाँ अप्लीकेबल नहीं है। हालांकि फाइनल जजमेंट क्या आएगा मुझे नहीं मालूम है, वो आ ही जाएगा, लेकिन ये हमारा कंसर्न है। और मुझे अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस कंसर्न को रेज किया। और जो कपिल सिब्बल और बाकी लोग अपीयर हो रहे थे, मैं वहाँ लाइव और देख रहा था, सुन रहा था, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं था। और यही कपिल सिब्बल जो अर्जुन सिंह ने जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था उसको ख़त्म करने में योगदान दिया था, इसको भी याद कीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो वामपंथी हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए शोषित वंचितों के लिए उनके हक अधिकारों को दबाने का प्रयास किया है। बिल्कुल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, जहां उनकी फ्लैगशिप सरकार चलती थी, उनका कहना था यहाँ तो ओबीसी है ही नहीं, और 7% रिजर्वेशन था। जब वो चुनाव हारना शुरू हो गए तब उनको 14% नजर आ गया। अब अभी भी नहीं सोच रहे हैं कि भैया 14% नहीं है, ज़्यादा है, 60% है, तो लेकिन 27% तो दे दो। पश्चिम बंगाल में 7% ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ करता था, जो कि इलेक्शन हारते सोचे कब तो हार जाएंगे, तो 14% हो गया। इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं? पश्चिम बंगाल में बताइए, पहली जो सरकार थी उसमें कोई भी शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का मंत्री तक नहीं था, 2 बार तक मंत्री नहीं था। मैं बसु की बात कर रहा हूँ कि ये लोग देश में अस्थिरता फैलाते हैं 370 को प्रो मुस्लिम बता के कि ये अगर आप 370 के विरोधी हैं तो आप मुस्लिम विरोधी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिम में 85% जो मुसलमान है वो ओबीसी समाज का है। तो क्या अगर आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो क्या 85% मुसलमान को आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये तो 85% मुसलमानों के खिलाफ हो गया, तो आप कैसे कहते हैं कि प्रो मुस्लिम है ये? फिलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा। मतलब वर्गीकरण की राजनीति ये करते हैं। वर्गीकरण की राजनीति कभी नहीं कहेंगे कि भाई 370 रहेगा तो 85% मुस्लिम को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर चुप रहते हैं। और बहुत सारे वहाँ जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब, तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, हिस्ट्री में कन्वर्ट हुए थे, तो उनके पास न ज़मीन तब थी न ज़मीन आज है। लेकिन अगर आरक्षण होगा तो ओबीसी का आरक्षण तो मिलेगा उनको, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब का मिलेगा। बस इतना ही कहा। तो ये थे अनिल कुमार जी हमारे साथ। इनका कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 रहेगी तब तक वहाँ पे आरक्षण का लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाएगा, ओबीसी को, एससी को, एसटी को नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए जो कांग्रेस और वामपंथी दल हैं वो केवल और केवल वर्गीकरण की राजनीति करते हैं, दबाने की राजनीति करते हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।